जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हम निबंध लेखन के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कैसा निबंध लिखा जाए, निबंध लिखने का तरीका कौन सा है, जिस प्रकार से और कौन कौन से इसके कौशल है, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। खासकर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सभी कक्षाओं में, यानी इंटरमीडिएट की जो कक्षाएं हैं, इनमें ये विशेषकर लाभदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षाओं से लेकर के गृह परीक्षाओं में भी विशेष महत्व रखता है। क्योंकि 10 नंबर का अमूमन निबंध पूछा जाता है और निबंध में लिखने की शैली क्या होती है, इसे आज हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो चलिए निबंध लिखने की हम सरल विधि आपको बताते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें हैं, जैसे विचारात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक अथवा आत्मकथात्मक शैली। ये 3-4 शैलियाँ जो है ये बहुत महत्वपूर्ण रखती है। इसलिए ये निबंध जो हमने 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड ऑल एग्ज़ाम के लिए जो है ये बहुत ही उम्दा साबित होने वाला है, आपके लिए विशेष लाभदायक होने वाला है। सबसे पहले बात करें निबंध के अर्थ की, कि निबंध का अर्थ क्या होता है। निबंध का अर्थ है थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करने के प्रयत्न को निबंध कहते हैं। कहने का मतलब, आप उसके बारे में सूक्ष्म जानकारी कैसे देना चाहते हैं, आपको संपूर्ण ज्ञान उसके बारे में होना आवश्यक है। निबंध के विषयों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। चीटी से लेकर के शैक्षणिक तथा किसी भी विषय पर निबंध लिखे जा सकते हैं। परीक्षा में किसी भी पूछ सकते हैं, जैसे विद्यार्थी जीवन, गाय हो गया, दीपावली या अन्य जितने भी त्यौहार है, या धार्मिक से संबंधित या भारत के विभिन्न पर्वों से संबंधित किसी पे भी निबंध पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि निबंध यानी उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी, आपको संक्षिप्त रूप में आपकी विस्तृत जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। इसका दूसरा पॉइंट है कि निबंध का आरंभ कैसे किया जाए। तो निबंध का आरंभ ऐसे सुंदर ढंग से होना चाहिए कि उसे पढ़ने वाले की उत्सुकता बढ़े और पाठक उसे पूरे पढ़ने को तैयार हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि उसमें रोचकता आए, उबासी या उदासीनता उसमें ना आए और पढ़ने वाला उससे ऊब न जाए। इसलिए उसमें कुछ ऐसे मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए, ऐसे तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए। भाषा इतनी सौम्य रखनी चाहिए कि पढ़ने वाला उसको पूर्ण पढ़ने के लिए तत्पर हो सके, उसके अंदर हौसला बुलंद हो सके, उसकी इच्छा जागृत हो सके। इसलिए उसमें मौलिकता, सरसता तथा विचारपूर्णता होना अति आवश्यक है। ये इसके गुण माने जाते हैं। ठीक है, तो अब जब आप भी निबंध लिखो तो उसको ऐसे लिखे कि दूसरे के पढ़ने के लिए वो बहुत रोचक लगे। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपके दिमाग में जो है वो विचार उत्पन्न होते जाएंगे। बात करें, दूसरा टॉपिक इसका है कि साधन। अब साधन क्या है, यानी कहाँ से आप ये जो ज्ञान है, इसका जो मैटर है, वो कहाँ से आप एकत्रित करेंगे। तो ये पुस्तकों से हो सकता है, पत्र पत्रिकाओं से हो सकता है, या अन्य जगहों से भी सूचना, या किसी से सुना हुआ, या अन्य जगहों से आपको इसके बारे में ज्ञान अर्जन करना होगा। तभी आप निबंध को सुगम बना सकते हैं, उस निबंध के बारे में लिख सकते हैं। माना आपने दीपावली पे निबंध लिखना है, तो दीपावली में आपको पढ़ना पड़ेगा, या जो अपने घर में पूर्वज हैं उनसे सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि किस दिन मनाई जाती है, क्यों इसका मनाई जाती है, इसका महात्म क्या है, इसका तात्पर्य क्या, उद्देश्य क्या है। जब आपको पता चल जाएगा तो आप स्वतः ही उसके बारे में विस्तृत रूप से उसका वर्णन कर पाएंगे। अब बात करें कि निबंध के प्रकार कितने होते हैं, अंग कितने होते हैं। क्योंकि निबंध की शैली, आप इसको सीधे गद्यात्मक भाव से नहीं लिख सकते हैं, इसके लिखने के लिए भी विशेष तरीका है। कई बार पूछा जाता है कि निबंध के कितने अंग होते हैं, तो निबंध के 3 अंग होते हैं। पहला है इसमें प्रस्तावना, ठीक है, जिसमें आपको उसका इंट्रोडक्शन देना पड़ता है कि आप जो निबंध लिख रहे हैं उसके अंदर आपने क्या क्या बताना चाह रहे हैं। इसका मुश्किल से 2 से 3 लाइन ही प्रस्तावना के लिए काफ़ी होती है।
दूसरा होता है विस्तार यानी मध्य भाग, इसका बीच का भाग है और इसमें आप पूरी कहानी लिख सकते हैं। उस निबंध के बारे में जितना भी कुछ हो सकता है आप इस विस्तार में लिख सकते हैं। जितनी भी हेडिंगें उसमें होती है उसमें इस मध्य भाग में आप लिख सकते हैं। और उपसंहार की बात करें तो ये निष्कर्ष होता है। अमूमन क्या होता है कि निबंध बहुत बड़ा हो जाता है और जो उसका एग्जामिनर होता है, उसको चेक करने वाला होता है, वो उपसंहार यानी निष्कर्ष ही पढ़ता है। अगर उसको लगता है कि निष्कर्ष रोचक लग रहा है, निष्कर्ष में कुछ ऐसे आत्मीय भाव है जो उस निबंध को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, तब एग्जामिनर जो है उसको पूर्ण रूप से पढ़ेगा। ठीक है, तो निबंध के 3 भाग होते हैं और ये तीनों जो है निबंध का निर्माण करते हैं। अगर परीक्षा में जो नंबर है वो भी इसी पे आधारित होता है। माना 10 नंबर का अगर निबंध है तो उसमें 2 नंबर की प्रस्तावना आ गई और 2 नंबर की इसमें निष्कर्ष आ गया, 6 नंबर का आपका जो है मध्य भाग होता है। तो ये भी बंटे हुए है 2 + 6 + 2। ठीक है, तो ये बंधे हुए हैं, तो इसलिए आपको इन 3 हेडिंगों में तो विस्तार रूप से उसका लिखना ही होगा। ठीक है, अगर आप सीधे निबंध लिखते तो आपको केवल 6 नंबर ही मिलने वाले हैं, आपको पूरे 4 नंबर आपके कट जाएंगे क्योंकि आपने इसके अंग में उसको नहीं लिखा। ठीक है, आगे बात करें, लिखा हुआ है इन सभी का संक्षिप्त परिचय भी यहाँ दिया हुआ है। जैसे प्रस्तावना क्या होती है हमने पहले भी बता दिया। प्रस्तावना में निबंध की भूमिका रहती है, इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। इस स्थल पर लेखक यह बता देता है कि वह विषय के संबंध में क्या कहना चाहता है और किस ढंग से वह कहेगा। ठीक है, अब दूसरी की बात करें, विस्तार की बात, तो विस्तार का मतलब क्या है कि इसमें निबंध का कलेवर या शरीर रहता है। यह निबंध का सबसे विस्तृत अंश होता है। इसमें निबंध लेखक को विषय के संबंध में अपना पूरा ज्ञान संक्षेप में तथा मनोरंजक शैली में देता है। कहने का मतलब इसमें सभी रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, मुहावरे, सूक्तियां, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इन सब का प्रयोग आप विस्तार में कर सकते हैं क्योंकि यह नाम ही विस्तार है। इसका सारी हेडिंग इसमें लग सकते हैं, गुण, दोष, अवगुण सब आप इसमें लिख सकते हैं। इसकी विशेषताएं आप इसमें लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि आप ऊपर वाले भाग में नहीं लिख सकते हैं, प्रस्तावना में इतना सारा नहीं लिख सकते वो, क्योंकि वो 2-3 लाइन की होती है। लेकिन विस्तार का मतलब है कि इसमें आप संक्षिप्त विस्तृत रूप से लिख सकते हैं। तो तीसरा भाग होता है, इसका तीसरा अंग होता है उपसंहार, यानी इसमें आपने निबंध में क्या लिखा है उसको निष्कर्ष आपने इसमें देना है। कहने का मतलब निबंध का अंतिम भाग उपसंहार होता है। इसमें निबंध के संपूर्ण तर्कों पर विचार किया जाता है, समाहित भावनाओं का निचोड़ प्रस्तुत किया जाता है। इस स्तर पर निबंध का सिंहावलोकन किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें इसका निरीक्षण किया जाता है कि वास्तव में आपने इसका निबंध कैसे लिखा हुआ। ठीक है, अब बात करें कि निबंध के प्रकार कितने होते हैं, तो टाइप्स ऑफ निबंध। तो हिंदी भाषा में निबंध के 3 प्रकार होते हैं, वर्णनात्मक, आख्यानात्मक और विचारात्मक। वर्णनात्मक का मतलब हो गया कि आपने वर्णन कर दिया विस्तार रूप से। आख्यात्मक का मतलब आपने टॉपिक बाय टॉपिक लिखा हुआ है। और विचारात्मक मतलब हो गया आपने उसमें विचारणीय तथ्यों को डाला है, जिससे पाठक और श्रोता जो है या पढ़ने वाला उसको रोचकता उसके मन में आए और वो उससे कुछ ज्ञान अर्जन कर सके। निबंध के इन तीनों अंगों को हमने विस्तृत से दिया हुआ है। ठीक है, पहला है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में किसी वस्तु, पदार्थ, स्थान, यात्रा, घटना या दृश्य आदि का वर्णन किया जाता है। इसमें प्रमाण आदि नहीं दिए जाते हैं, केवल वर्णन विषय का यथार्थ चित्रण किया जाता है। ठीक है, अब बात करें कि दूसरा जो है आख्यात्मक निबंध। इस प्रकार का निबंध किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन को आधार बना करके, ठीक है, जैसे आत्मकथा होती है, माना हम नरेंद्र मोदी के बारे में लिखेंगे तो उसके संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उनके योग्यता, गुण, दोषों के बारे में संपूर्ण उसमें विवरणात्मक रूप से लिखा जाएगा। आख्यात्मक रूप निबंध में व्यक्ति के शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिचय के साथ साथ उसके व्यक्तित्व के गुण, दोषों पर प्रकाश डाला जाता है। ठीक है, फिर बात करें कि विचारात्मक निबंध का क्या मतलब है।
तीसरा भाग है इसका विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध में किसी विचार अथवा भाव को लेकर निबंध की रचना की जाती है। दर्शन, शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान, इतिहास आदि संबंध रखने वाले विषय विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। और विचारात्मक निबंध जो है ये भी दो प्रकार के माने जाते हैं। पहला है इसमें भावना प्रधान निबंध और तर्क प्रधान। भावना मतलब जो हमारे विचार है, अंदर के विचार है, और तर्क का मतलब सोच पर आधारित। कई बार क्या होता है कि भावनाओं में व्यक्ति बह जाता है, लेकिन सोच जो उच्च होगी उसी अनुसार उसका निर्माण होगा। ठीक है, तो इसका भी संक्षिप्त रूप से यहाँ से विवरण दिया गया है। जैसे भावना प्रधान निबंध, इसमें अपने मन की भावनाओं में बहता हुआ लेखक में अपनी बात कहता है। वह अपने भावों को सही मानते हुए जो कुछ भी भाव उसके मन में उत्पन्न होते हैं उन्हीं को शब्दों के माध्यम से लिखता है। मतलब आपने कहीं पढ़ा है और अब आप अपनी शैली में उसको लिख रहे हैं, ये भावनात्मक निबंध हो गया। और तर्कात्मक निबंध जो है, तर्क प्रधान निबंध जो होता है, यह क्या है कि तर्क प्रधान निबंध में विचार को तर्क अथवा प्रमाणों के आधार पर करने का प्रयास किया जाता है। कभी कभी किसी विचार का विश्लेषण या विवेचन भी किया जाता है। इसमें किसी भाव या विचार या विवाद भी प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के निबंध के अंतर्गत किसी वस्तु, विषय या रचना की आलोचना या प्रत्यालोचना भी की जाती है। जिस प्रकार से पत्रकार होते हैं, ठीक है ना, वो सीधे तथ्य पे आते हैं, तर्क पर आ जाते हैं। कभी उसमें आलोचना भी करते हैं, कभी प्रत्यालोचना भी करते हैं, कभी सम्मान भी करते हैं, कभी अपमान भी हो जाता है। तो ऐसे से ये तर्क पर निबंध आधारित होता है। तो ये निबंध लिखने की हमने सरल से विधि आपको बताई। आशा है इससे आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, और सीखने को मिला होगा तो आज ही इस निबंध को जो है आप लिख डालिए और अपने विचार व्यक्त कीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही नए तथ्य आपके लिए ज़रूर लेते आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।